नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 नवंबर है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यह ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलते हैं वीडियो के कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि यूनेस्को ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया है। ऑप्शन थे सुंदरबन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व सूची में आने के बाद भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वह 12 हो गई है, जिनका जो सूचीबद्ध है किसमें? यूनेस्को में। तो चलते हैं वीडियो के आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है कि विमानन सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए विमानन सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय, भारतीय वायुसेना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने प्रबंधित सभी हवाई अड्डों पर 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह शुरू किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है। यह एक वैधानिक निकाय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सिंह है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अटल संकाय विकास कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमण, योगी आदित्यनाथ। तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अटल संकाय विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया और यह कार्यक्रम भारत में 22 राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आयोजित की गई है और पहली अटल संकाय की स्थापना जयपुर राजस्थान में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर। तो इसका आंसर होगा 24 नवंबर। देश भर में गुरु तेग बहादुर की 345वीं शहादत दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया और इसे हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इसी दिन 1675 में दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण से इनकार करने के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी और इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। उन्हें हिंद दी चादर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भारत की ढाल। उन्होंने पंजाब में आनंदपुर साहिब एक शहर की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही अगर देखें तो दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर के दाह संस्कार का स्थल है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और किसके मध्य निशस्त्रीकरण और अप्रसार पर छठे दौर की बैठक संपन्न हुई? ऑप्शन है यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूरोपीय संघ। भारत और यूरोपीय संघ ने निशस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दे पर परामर्श के छठे दौर का आयोजन किया और इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या देखें तो 27 देश हैं जो एक राजनीतिक और आर्थिक संघ के रूप में जाने जाते हैं और जो मुख्य रूप से यूरोप में ही स्थित हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की एक विधायी निकाय है।
तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि चक्रवात निवार 25 नवंबर को किस देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान। तो इसका आंसर होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात निवार के 25 नवंबर को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने की आशंका है और यह इस वर्ष का उत्तर पूर्व मानसून का पहला चक्रवाती तूफान है। इस चक्रवात का नाम निवार ईरान द्वारा दिया गया है। चक्रवात की प्रणाली पर अगर हम एक ध्यान दें तो एक केंद्र में कम दाब वाली प्रणाली होती है चक्रवात की, उसके सेंटर में लो प्रेशर होता है और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर होने के कारण बहुत तेज़ हवाएं उसके चारों तरफ घूम रही होती हैं। पूर्वोत्तर मानसून को शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है और ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है। इस मानसून में हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। यदि हम इस पिक्चर में देखें तो यह उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ से पवनें जो चलकर आ रही हैं वह सब दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही हैं। तो दक्षिण पश्चिम की ओर इससे पवनें चलती हैं, किधर से निकलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलती हैं और इस मानसून से भारत के कुछ राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भारी वर्षा होती है और मुख्य रूप से तमिलनाडु में इसके वार्षिक वर्षा के औसत जो है वो 48% वर्षा तमिलनाडु में इसी मानसून से होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस प्रकार अल नीनो की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जो जून जुलाई में आने वाला मानसून होता है, जिसकी वजह से भारत के उत्तरी राज्यों में भारी वर्षा होती है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और वह अल नीनो से प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार ला नीनो उत्तर पूर्व मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है असम, पुदुचेरी, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका आंसर होगा असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का अभी गुवाहाटी में निधन हुआ और इनका जन्म 1936 में हुआ था और यह 6 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे और इन्होंने 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था और इसके साथ ही ये असम में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति रहे। असम पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से एक राज्य है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम की लोकेशन मानचित्र पर देखें तो यह असम है, इसकी राजधानी दिसपुर है और इसकी सीमाएं भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है और इसके साथ ही इसकी 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, एक भूटान और एक बांग्लादेश के साथ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है के सिवान, डॉक्टर आर नायडू, डॉक्टर कृष्ण नायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा के सिवान, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के राज्यपाल बाजूभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और ये विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में ये उपाधि उन्हें प्रदान की गई। और इसरो की स्थापना पर नज़र डालें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आरोग्य सेतु, स्वयं, ई पाठशाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, श्रीलंका, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। कौन से मोबाइल ऐप का? उमंग मोबाइल ऐप का, जो इन देशों में रहने वाले भारतीय लोग हैं उनको अपने यहाँ की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने एक ई बुक भी लॉन्च की जो उमंग पर उपलब्ध
अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं के आधार पर आधारित है। उमंग एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म है उमंग की, जो कि भारत सरकार की एक पहल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा किस नेविगेशन सैटेलाइट को मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन है IRNSS, GSAT-7A, ग्लोब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा IRNSS। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अन्य जो 3 देश हैं जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वे हैं अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है नेविगेशन सैटेलाइट को यूज़ करने के लिए। तो IRNSS को हिंद महासागर के जल में जहाज़ों के नेविगेशन की सहायता के लिए सटीक स्थिति की सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें टोटल अभी 8 सैटेलाइट हैं जो भारत को चारों तरफ से निगरानी कर रहे हैं और उसके जहाज़ और नेविगेशन की सहायता के लिए उपयोग होते हैं, और इसके साथ ही इसका उपयोग भारत के पड़ोसी देशों द्वारा भी किया जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोजेक्ट किराना नामक कार्यक्रम शुरू किया गया मास्टर कार्ड द्वारा, रुपए कार्ड द्वारा, वीज़ा कार्ड द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड द्वारा। तो वैश्विक वित्तीय सेवा और भुगतान तकनीकी कंपनी मास्टर कार्ड ने प्रोजेक्ट किराना कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए USAID के साथ भागीदारी की है, और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन का विस्तार करना और उन महिलाओं को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो किराना की दुकानों का संचालन करती हैं। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज आ जाते हैं कि वीडियो के अंत में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो क्या है कि ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या देना बैंक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, और वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर जाना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।